हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 54 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 23 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया था, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स एंड इन व्हाट वे इज इट इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, या फिर आप दो सब पार्ट्स बोल सकते हो। पहला पार्ट है कि आप वैल्यूज और एथिक्स से क्या समझते हो, और दूसरा है कि किस तरीके से एथिकली अलोंग विद प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो अरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट है निकोमाकिन वाला, वो वाला बताया कि उसमें एथिक्स के बारे में बता रखी कि एथिक्स स्टडी है ह्यूमन एक्शंस, कैरेक्टर और मोरल्स की। जबकि जो वैल्यूज़ है मिल्टन रोकिज का, फिर वैल्यूज़ के लिए मैंने मिल्टन रोकिज की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ किया है कि वैल्यूज़ आर एंड्योरिंग बिलीव्स, मोड ऑफ कंडक्ट और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स की अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, कि अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो तो फिर एथिक्स का क्या रोल आ जाता है या फिर क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो विद मोरल प्रिंसिपल ये प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाएगा। दूसरा है कि कॉमर्स मींस अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो विद मोरलिटी तो ये एनहेंस करेगा प्रोडक्टिविटी और करप्शन कम करेगा। थर्ड है कलेक्टिव कंसाइंस को प्रमोट करता है टू फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। फोर्थ है एनवायरमेंटल स्टेवार्डशिप जो कि बैलेंस करते हैं डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन। और लास्ट है रूल ऑफ लॉ फॉर गिविंग इक्वल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो ये आंसर बेसिकली मैंने पेस्टल अप्रोच से लिखा है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक या फिर और यहाँ पे एनवायरनमेंट है, सोशल और लीगल। फिर मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो प्लस एथिकल हो तो फिर वो आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड शो कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल आप एक पब्लिक सर्वेंट हो और एक डेस्टिट्यूट लेडी आपके ऑफिस में आती है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ए पॉलिसी, बट उसके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब आप उस लेडी की हेल्प करते हो और ना केवल उसको जो स्कीम चल रही है उसका बेनिफिट प्रोवाइड करते हो, बल्कि उसकी हेल्प करते हो वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। तो ये दिखाता है कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तो थे ही, तभी तो आप पब्लिक सर्वेंट हो, और उस लेडी की हेल्प करके आपके एथिकल एक्शंस दिखाए हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन अगर आप अनएथिकल हैं तो ये आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाता है। और यहाँ पे मैंने ओसामा बिन लादेन का एग्जांपल लिखा है कि जो टैलेंटेड पर्सन था बट वो लैक कर रहा था मोरल और एथिकल वैल्यूज़। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि अगर आपकी जो एक्शंस है वो अनएथिकल है लेकिन आप प्रोफेशनली अपने काम में बहुत अच्छे हो, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अलोंग विद एथिकल वैल्यूज़ वो इम्पोर्टेंट है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था, ये यहाँ पे एक कोट दे रखा है पोर्टर स्टीवर्ट का, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हम उस कोट से क्या समझते हैं। क्योंकि कि एथिक्स इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज़ राइट टू डू। कि एथिक्स डिफरेंस है कि आपके पास क्या राइट है करने का, और एथिक्स डिफरेंस है दो चीज़ों में, कि आपके पास क्या राइट है, आपके पास क्या राइट है उस काम को करने का, और एक्चुअल में क्या सही मतलब क्या राइट है उस काम को करने का। सॉरी, मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ। कि मान लो कि अगर आपको कोई काम करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या आपको उस काम को करने के लिए आपके पास कोई राइट है। राइट मीन्स कोई हक है आपके पास। और दूसरा है कि क्या आपके पास राइट तो है बट क्या उस काम को करना सही है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये पूरा फिलोसॉफिकल बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने स्टार्ट किया है इसको रियल लाइफ जो स्टोरीज हैं उनसे। कि जब कृष्णा वृंदावन में रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग एक कालिया नाम के सांप से डरे हुए थे, जो कि रिवर में जहर फैला रहा था, नदी में।
तो इवन दो कृष्णा स्मॉल थे बट ब्रेवली उन्होंने जंप किया रिवर में और जो सांप था उसके हेड पे डांस किया और कालिया से बोला कि वो पीसफुली उस जगह को छोड़ दें। उन्होंने उसको ज़्यादा हर्ट नहीं किया। तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कि डूइंग व्हाट इज़ राइट इवन व्हेन इट्स हार्ड एंड बीइंग काइंड इवन टू दोज हु डू रॉन्ग, कि क्या सही है वो करना ही चाहिए इवन दो वो आपको हार्ड लग रहा हो, और आपको काइंड बने रहना है उन सभी लोगों के साथ भी जिन्होंने गलत किया है। फिर दूसरा, अब ये स्टोरी तो ये दिखाती है कि आपके पास क्या राइट था करने का और अब क्या आपके लिए सही था उस चीज़ को करना। दूसरा एक्शंस अब ये दिखाते हैं कि काफ़ी बार ये होता है कि आपके एक्शंस जो है वो लीगल बाउंड्रीज में है बट स्टिल वो आपसे मोरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो लीगली इंक्रीज़ कर सकती है उसके प्रोडक्ट प्राइसेस एक डिजास्टर के टाइम पे, बट एथिकली ये एक्सप्लॉयटेटिव होगा और अगेंस्ट होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की भी और एक सिविल सर्वेंट के साथ भी एक लीगल अथॉरिटी रहती है कि वो फंड्स को सही तरीके से यूज करे टेक्निकली करेक्ट मैनर में, येट एथिकली इट मे बी इम्प्रॉपर इफ़ इट डज नॉट सर्व इंटेंडेड बेनिफिशियरी। लेकिन एथिकली आप उसको कभी कभार ये गलत बोल सकते हो कि अगर वो जो उसकी एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट ना करे तो ये क्योट हमें रिमाइंड करवाता है कि एथिक्स जो है वो डिमांड करती है हायर स्टैंडर्ड देन लॉज गाइडेड, और आपको गाइड करती है बाय कंसेंस एम्पैथी एंड पब्लिक गुड। अब हम एथिक्स की थ्योरीज पे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद रिगार्ड टू द मोरलिटी ऑफ एक्शन, कि एक्शंस की मोरलिटी को लेके एक व्यू तो ये है कि आपके जो मीन्स हैं उनके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा व्यू ये है कि जो आपके एंड्स है वो जस्टिफाई करते हैं उन मीन्स को। आपके हिसाब से कौन सा व्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपको ये बताना है। तो मीन्स और एंड्स को लेके एथिक्स के अंदर दो मेजर थ्योरी है टू डिटरमाइन एथिकलिटी ऑफ दैट एक्शन। वो पहली थ्योरी है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जिसका मतलब है कि ये फोकस करती है एंड्स पे, और ये थ्योरी दी थी कांट ने। दूसरी थ्योरी है डियोंटोलॉजिकल जो कि फोकस करती है प्योरिटी ऑफ मीन्स पे, और ये थ्योरी दी थी गांधी जी ने। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस इन दोनों थ्योरीज का। तो सबसे पहली थ्योरी जो कि कांट ने दी थी कॉन्सिक्वेंशलिज्म, इसके अकॉर्डिंग जो एंड है, अगर हमारा जो एंड है वो जो हमने अचीव किया है वो मोरल है तो एक्ट भी हम एथिकल ही मानेंगे, और ये कॉन्सिक्वेंस पे ज़्यादा फोकस कर दिया है रेदर देन इंटेंशंस। फॉर एग्जांपल जो कोविड-19 के टाइम पे जो वैक्सीन रिलीज़ करी गई थी विदाउट प्रॉपर एंड फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल्स, तो वो इसलिए की गई थी ताकि आप इस पैंडेमिक से जल्दी बाहर निकल सको या फिर इसको अच्छे से टैकल कर सको। तो वहाँ पे एंड ज़्यादा ज़रूरी थे ना कि जो आपने मीन्स फॉलो किए वो। तो ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरी जो थ्योरी है जो कि गांधी जी ने दी थी डियोंटोलॉजिकल, वो आपके मीन्स आप कौन से तरीके अपनाते हो किसी भी काम को करने के लिए उन पे फोकस करते हैं। तो आइडिया जो है मोरल मीन्स का वो हमेशा मोरल एंड को ही लीड करेगा, और ये भगवत गीता के जो कॉन्सेप्ट है निष्काम कर्मा उससे सिमिलर है ये। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो कि बेस्ड था एथिकल मीन्स ऑफ सत्याग्रह, अहिंसा और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे टू एक्ट अगेंस्ट अनजस्ट रूल्स, और इसने लीड किया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को। अब हमने यहाँ पे दोनों थ्योरीज को डिस्कस किया है, या फिर मैं ये बोलूँ कि हमने मीन्स और एंड्स दोनों के एंगल को डिस्कस किया है। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है उनमें ये दोनों ही थ्योरी इक्वली एप्लीकेबल है और हेल्प करती हैं इन गाइडिंग एथिकल बिहेवियर। जैसे कि बेंथम ने और मील ने बोला है कि एंड्स मैटर करते हैं लेकिन सिर्फ एंड ही मैटर नहीं करेंगे, जो आउटकम्स हैं उनको आपकी हैप्पीनेस को भी मैक्सिमाइज करना चाहिए। तो बेसिकली एंड्स और मीन्स दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ये दलाई लामा का क्योट है, और आप इस क्योट से क्या समझते हो। दलाई लामा का क्योट ये बोल रहा है कि आपने जो सक्सेस अचीव की है आप उसको इस चीज़ से जज कीजिए कि उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपने क्या गिव अप किया है। तो मैं दोनों साइड से इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी कि क्या आपने पॉजिटिव चीज़ें गिव अप की हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें गिव अप की हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है नीरज चोपड़ा से कि रिसेंटली उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर थ्रो जेवलिन थ्रो किया है,
और जिसके लिए वो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे थे, और ये चीज़ शो कर दी है उनके ईयर्स ऑफ टॉयल एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने बताया जो पहली साइड थी क्वेश्चन की, कि अगर मैंने गिव अप किया उन वैल्यूज, जैसे कि मैंने अपने मोरल्स गिव अप कर दिए, इंट्रिंसिक ह्यूमननेस गिव अप कर दी और अपनी कंसाइंस गिव अप कर दी, तो जो मेरा काम है वो रोंग रहेगा, एक्यूशल कम होगा, और मैं अपनी लाइफ में नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हूँ। इसका एग्जांपल है रावण। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और पावरफुल राजा था, बट जब उन्होंने सीता माता को अबडक्ट किया, तो उस टाइम पे उसके दिमाग पे ईगो और डिजायर, एंटाइटलमेंट ये सभी हावी हो रखे थे, और इस वजह से वो वार में डिफीट हो गया, और इवन उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सभी भी मर गए, और जो लंका थी पूरी वो भी जल गई थी। रावण की स्टोरी हमें दिखाती है कि नॉलेज विदाउट मोरलिटी और पावर विदाउट ह्यूमिलिटी वो लीड करती है इवन द ग्रेटेस्ट टू डिस्ट्रैक्शंस। कि चाहे आप कितने भी बड़े राजा हो या फिर कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपकी जो नॉलेज या फिर इंटेलिजेंस है वो उसमें मोरलिटी नहीं है, और अगर आपकी पावर में ह्यूमिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रक्शन ज़रूर होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट, डिजायर्स और वॉइसेस, अगर आप इन पे गिव अप करते हो, तो इससे आपके काम में राइटफुलनेस आती है, आप निष्काम कर्मा कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जांपल दिया है कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, और फिर वो एक लीडिंग साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे पर्सनल कंफर्ट को सेक्रीफाइस किया, फैमिली लाइफ नहीं जी पाए वो, और लैब के अंदर उन्हें काफ़ी घंटों तक काम करना पड़ता था जब वो मिसाइल के लिए काम कर रहे थे और स्पेस प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहे थे तब। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही जो साइड थे वो डिस्कस किए कि अगर आप अपने नेगेटिव वैल्यूज़ को गिव अप करते हो, तो आपकी जो सक्सेस होगी वो सस्टेनेबल रहेगी, और अगर आप अपने पॉजिटिव वैल्यू, जैसे आप अपने मोरल्स और इंट्रिंसिक ह्यूमननेस और कंसेंस को ही गिव अप कर देते हो, तो आपका जो काम है उसको एक्यूशल कम बोला जाएगा। और मैंने कंक्लूड किया है कि आपकी जो सक्सेस है वो फाइनल नहीं है, और आपकी जो फेलियर है वो फैटल नहीं है। इसके साथ मैंने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, एंड हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि किसी भी जो इंडिविजुअल का जो अच्छाई है, मीन्स उसका जो भला है वो सबके भले में है, और इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो और कैसे आप इस प्रिंसिपल को पब्लिक लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया कि जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। अगर एक इंडिविजुअल का भला होगा तो वो रेयर ही होगा और वो अनसस्टेनेबल होगा। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल का भला होने से पूरी सोसाइटी का भला हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल का भला दूसरे के लिए बुरा भी हो सके। हाउएवर अगर कोई सोसाइटी ग्रो करती है तो इंडिविजुअल बाउंड है कि उसका पक्का भला होगा। फर्दर मैंने बताया कि जो एक कंपैशनेट सोसाइटी है वो अपलिफ्ट करती है इंडिविजुअल को थ्रू शेयर्ड वैल्यूज, म्यूचुअल सपोर्ट। इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इंश्योर करते हैं पर्सनल सक्सेस इज सस्टेनेबल ओनली व्हेन कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी इज अचीव्ड। और जस्ट लॉज जो है वो सेफगार्ड करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को बाय अपहोल्डिंग जस्टिस इक्वली फॉर ऑल विद इन ए फेयर लीगल फ्रेमवर्क। तो मैंने ये कुछ तरीके बताए हैं कि सोशल तरीके की अगर एक कंपैशनेट सोसाइटी है तो उससे भी जो इंडिविजुअल है उनका अपलिफ्टमेंट होगा। फिर मैंने इकोनॉमिक बताया कि इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो इंश्योर करते हैं पर्सनल सक्सेस जो है वो सस्टेनेबल है। और लास्ट में मैंने बताया कि जो जस्ट लॉज हैं वो सेफगार्ड करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को बाय अपहोल्डिंग जस्टिस इक्वली। फिर मैंने बताया कि जो हमारी सोसाइटी है वो सम है इंडिविजुअल का, और अगर सोसाइटी का गुड हो रहा है तो वो लीड करता है इंडिविजुअल के गुड को। और अगर मान लो किसी एक सिंगल बंदे का गुड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा।
और कैसे हम इन प्रिंसिपल को पब्लिक लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए सबकी थ्रू वैल्यू एजुकेशन। दूसरा है कि लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए टू नॉट जस्ट क्रेव फॉर राइट्स बट डू ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी। थर्ड है कि आप प्रीच कीजिए कम्युनिटेरिज्म, फॉर एग्जांपल अंडर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसके प्रिंसिपल्स को प्रीच कीजिए। फोर्थ, आप इंश्योर कीजिए एक सोसाइटी जहाँ पे नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक। और लास्ट है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए कुछ सोशल पॉलिसीज जो है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड एमजी नरेगा एक्सेट्रा। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि जो एक इंडिविजुअल का गुड है वो एम्बेडेड है इन द गुड ऑफ ऑल। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जो सोशल वैल्यूज हो मोर इंपॉर्टेंट है देन इकोनॉमिक वैल्यूज, और डिस्कस कीजिए अबव स्टेटमेंट को विद एग्जांपल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ए नेशन। तो मैंने बताया कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो सिर्फ नंबर्स या फिर जीडीपी को इंक्रीज करने से नहीं है। इट इज़ अबाउट एंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट जो है वो बेनिफिट करना चाहिए सभी सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं सबको। और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सोशल वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दैन इकोनॉमिक वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि सोशल वैल्यूज़ जो है वो इंश्योर करती हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन एंड मिड डे मील स्कीम। दूसरा है जो सोशल कोहेजन है, जैसे कि ट्रस्ट, टॉलरेंस, ये एनहेंस करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। और यहाँ पे मैंने केरला का एग्जांपल लिखा है जहाँ पे हायर सोशल हार्मनी है और जिसकी वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो स्ट्रॉन्गर है। थर्ड है प्रमोट करता है ह्यूमन डिग्निटी को, और पीपल जो है वो एम्पावर्ड फील करते हैं टू कंट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान। फोर्थ है एथिकल गवर्नेंस अगर है तो वो रिड्यूस करेगी करप्शन और लीकेजेस को, फॉर एग्जांपल डीबीटी। और सोशल जस्टिस जो है वो प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल ग्रुप्स को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं तो वो लीड करती हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो अगर आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ के साथ साथ सोशल वैल्यूज़ भी हैं तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी आपकी। यहाँ पे आप ये वेन डायग्राम बना सकते हो या फिर ये बॉक्स में लिख सकते हो सोशल वैल्यूज़ प्लस इकोनॉमिक वैल्यूज़, और ये लीड करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो फिर मैंने कंक्लूड किया है कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ अकेले हार्मफुल भी हो सकती हैं, जैसे कि अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ था, उसने जीडीपी ग्रोथ तो की थी बट काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था, पोल्यूशन लेवल बढ़ गया था और एक्सप्लॉयटेशन हुआ था जिससे कि सोशल अनरेस्ट और इनइक्विटी बढ़ गई थी। और फिर मैंने कंक्लूड किया कि सोशल वैल्यूज जो है वो एक्ट करती हैं एज द मोरल कंपास, और वो इंश्योर करती हैं कि डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन है, पार्टिसिपेटरी है और सस्टेनेबल है। तो इसके साथ हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।